नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात में आज बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रगति पोर्टल की समीक्षा की। कैसे देश की प्रगति में यूपी बना है ग्रोथ इंजन। इसके साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी के संभावित अयोध्या दौरे की। राम मंदिर वो जाएंगे और दौरे से पहले काफी ज्यादा सियासत भी हो रही है। और साथ ही बात होगी 15 जनवरी को होने वाली मायावती के जन्मदिन की। इस दिन मायावती 2027 चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को संदेश दे सकती है। मायावती का संदेश जन्मदिन पर होगा विशेष। इसके अलावा बात करेंगे यूपी के उन 10 मुस्लिम बहुल जिलों की जहां एसआईआर के सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। और साथ ही बात करेंगे बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की, जिनका ऐलान 20 जनवरी को होगा और बीजेपी के नवीन अध्यक्ष 20 जनवरी को इसका ऐलान हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रगति पोर्टल की समीक्षा की है और इस पर परियोजनाओं, योजनाओं और साथ ही जन शिकायतों के समाधान पर संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले प्रोजेक्ट मंजूर तो होते थे लेकिन कंप्लीट नहीं होते थे। आज हर प्रोजेक्ट की शुरुआत के साथ ही उनके पूरा होने का वक्त भी तय हो जाता है। प्रगति के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर 86 लाख करोड़ की परियोजना को गति मिली है। फाइलों में अटकी योजनाएं, सालों तक लंबित परमिशंस और विभागों के बीच तालमेल की कमी कभी उत्तर प्रदेश की पहचान मानी जाने वाली ये समस्याएं अब बीते दौर की बात बन चुकी है। प्रगति पोर्टल की समीक्षा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का ये संदेश साफ था। उन्होंने कहा कि प्रगति पोर्टल आज केवल समीक्षा तंत्र नहीं बल्कि नए भारत की नई कार्य संस्कृति का सशक्त प्रतीक बन चुका है। सीएम योगी ने कहा कि 2014 के पहले प्रोजेक्ट मंजूर तो होते थे लेकिन कंप्लीट नहीं होते थे। आज हर प्रोजेक्ट के शुरुआत के साथ ही उसके पूरा होने का समय तय हो जाता है। जो 14 के पहले की जकड़न थी कि प्रोजेक्ट स्वीकृत तो होते थे लेकिन कभी पूरे नहीं हो पाते थे। आज हर प्रोजेक्ट के शिलान्यास के साथ उसके कंप्लीशन की डेट भी तय हो जाती है कि कब इसको तय होना है और उसमें जब हम लोग उसे रिवर्स उसकी प्रोग्रेस को देखने लगते हैं तो हमें वह समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और आज यही प्रोग्रेस आज हम सब इसके माध्यम से प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। इस दौरान सीएम योगी ने अपनी सरकार के दौरान प्रदेश की प्रगति का डाटा भी पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रगति पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर 86 लाख करोड़ की परियोजनाओं को गति मिली है, जिसमें 377 प्रमुख परियोजनाओं को सीधे प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाती है। 3162 में से 2958 मुद्दों का समाधान हुआ है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, गवर्नेंस की क्रेडिबिलिटी को भी दर्शाता है। उत्तर प्रदेश आज जो बॉटलनेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट बन चुका है, इसका जो रिजल्ट है, इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म जब हमें प्राप्त हुए हैं, इसके माध्यम से जब हम लोग इन सबकी समीक्षा करते हैं और उसको रिजल्ट के रूप में करते हैं तो अब वह बॉटलनेक नहीं रहा बल्कि एक ब्रेक थ्रू बन गया है प्रोजेक्ट की दिशा में कार्य करने के लिए। राज्य ने फैसिलिटेटर से आगे बढ़कर के अब एक्सीलेटर के रूप में प्रदेश सरकार तेजी के साथ इन सभी प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे बढ़ी है। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म ने टीम इंडिया स्पिरिट को और अधिक प्रभावी बनाया है। सीएम योगी ने दावा किया कि प्रगति मॉडल ने प्रदेश को देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंजन बना दिया है। यूपी के पास फिलहाल 10.48 लाख करोड़ रुपए की 330 परियोजनाओं का देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है। इनमें से 2.37 लाख करोड़ की 128 परियोजनाएं पूरी होकर कमीशन हो चुकी हैं,
जबकि 8.11 लाख करोड़ रुपए की 202 परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अयोध्या राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेता राहुल गांधी राम मंदिर दर्शन करने की तैयारी में हैं। दरअसल 23 जनवरी को 32 सदस्यीय संसदीय समिति अयोध्या पहुंचेगी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे या फिर नहीं, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस पर घमासान शुरू हो चुका है। एक तरफ तो साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पर निशाना साध रही है। आपको दिखाते हैं। तेईस जनवरी को संसदीय समिति का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। समिति के पदाधिकारियों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी नाम शामिल है। इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तनुज पुनिया का कहना है कि राहुल गांधी मंदिर निर्माण पूर्ण होने के बाद रामलला के दर्शन कर सकते हैं। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता। दरअसल साल 2016 में भी राहुल गांधी अयोध्या गए थे। उस दौरान उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन कर संतों से आशीर्वाद लिया था, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए थे। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी आमंत्रित किया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। अब उनके अयोध्या दौरे पर संतों ने भी निशाना साधा है। काल से निवेदन करना चाहता हूं कि चलो सद्बुद्धि तो आई। जो राम को काल्पनिक कहने वाला, राम मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर देने वाला, जो यह कह दे कि मंदिर नौजवान आता है लड़की छेड़ने के लिए, हिंदू हिंसा हिंसा हिंसा, हिंदू हिंसक, आज राम के चरण में, राम के शरण में आओ, वेलकम, स्वागत है। हम भी आपको माला पहनाकर स्वागत करेंगे। कि राहुल गांधी अयोध्या रामलला का दर्शन करने सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि उनके सारे नफरत के जो है हथियार खत्म हो गए और जनता ने उनको तवज्जो नहीं दिया। तो फिर से वो कांग्रेस को जो है जीवित रखने के लिए, क्योंकि कांग्रेस अब सत्ता में वापस तो नहीं आने वाली है, लेकिन जीवित रखने के लिए राम का शरण में दिखावा करने आ रहे हैं। अभी तक इन्होंने अयोध्या दर्शन के लिए नहीं आया, अयोध्या को उपेक्षित रख रहे थे। समय नज़दीक है, ये लोग जो हैं समय समय पर रूप बदलने का काम करते हैं। यही लोग हैं जो राम जी को जो अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते थे, राम सेतु को काल्पनिक कहते थे, आज रामलला का दर्शन करने के लिए कालनेमी के रूप में आ रहे हैं। ये सनातन विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। राहुल गांधी के अयोध्या दौरे पर राजनीति तेज हो गई है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही कांग्रेस अब हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी का अयोध्या जाना न केवल पार्टी के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को धार देगा, बल्कि बीजेपी के उस नैरेटिव को भी कमजोर करेगा जिसमें कांग्रेस को राम विरोधी बताया जाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं राहुल गांधी के संभावित अयोध्या दौरे पर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि बीजेपी की बढ़ती ताकत के सामने कांग्रेस नतमस्तक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती ताकत के सामने कांग्रेस नतमस्तक हो रही है। अन्यथा जो श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का विरोध करते थे वो रामलला के दरबार में क्यों जाएंगे, बाबा विश्वनाथ जी के दरबार में क्यों जाएंगे। आज जो भी राजनीतिक दल या नेता किसी मंदिर में जा रहा है, जनेऊ दिखा रहा है, टीका लगा रहा है, वो भाजपा की बढ़ी हुई ताकत का एहसास है। तो जिनकी आस्था राम में नहीं रोम में होती है, उनके रोम रोम में राम द्रोह भरा हुआ है, और हो सकता है इसी वजह से वो राम जी को ना मानते हैं और बार बार उनकी पार्टी भी प्रभु श्री राम का अपमान करती है। आज ही की खबर है, अयोध्या के मंदिर में बिल्कुल नहीं गए हैं, और 500 साल के संघर्ष के बाद जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, लोगों ने उन्हें कई बार पूछा है, लेकिन वह उसमें जाने को तैयार नहीं है। दिखाता है कि वो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धर्म, यहाँ की धरोहर से पूरी तरह से अपने आप को अलग मानते हैं।
आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में विकसित भारत जीराम जी जन जागरण अभियान को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पहले मनरेगा में लूट की गारंटी थी। और इस कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जी राम जी कानून से भारत के गांव विकसित होंगे। नाम का गारंटी है लेकिन लूट का गारंटी था। उसमें ऐसा अड्डा बना के रखा था जहां कुछ लोग तालमेल करके सारा पैसा, लाखों करोड़ों पैसा लूटे जाते थे। इसलिए बहुत सोच समझ के साथ भारत को विकसित बनाना है तो भारत के भारत के गांव को हम पीछे नहीं रख सकते हैं, उसको आगे ले जाना होगा। इसलिए विकसित भारत के लिए जी राम जी बिल पारित करके आज ये कानून बना है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छे कार्यों का विरोध कैसे करे, तो वो गांधी जी की लुंगी पकड़ लिया। उनको ये नहीं करना चाहिए। अच्छा काम कोई हो, भ्रष्टाचार को खत्म करने का कोई काम हो तो कांग्रेसियों को भी हो या कोई विरोधी दल हो, उनको भी सबको सहयोग करना चाहिए। स्वयं गांधी जी का सम्मान नहीं करते और गांधी जी का नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं। हम गरीब की भलाई के लिए, श्रमिकों की भलाई के लिए, गांव के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, गांव की जितनी भी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए मनरेगा में 264 प्रकार के काम तो लिख दिए, 64 प्रकार के भी काम नहीं हो पा रहे थे। जो नया कानून है, जो मजदूरों के हित में है, किसानों के हित में है, उसे हम गांव-गांव तक सभी मजदूरों तक पहुंचाएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मजदूरों के हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया है और गांव के समेकित विकास की जो एक नींव है वो इस बिल के माध्यम से, जी राम जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी है। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और गांव के विकास की जिम्मेदारी अब ग्राम पंचायत पर दी जाएगी। अब उसका जो मैं कह सकता हूं जो नए काम होंगे उसके प्रोजेक्ट को पास करने की, उसको बनाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है और मजदूरों के हित में, किसानों के हित में बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती 15 जनवरी को 70वां जन्मदिन मनाने जा रही हैं और इस दिन को बीएसपी जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाती है। मायावती इस दिन येलो बुक जारी करती हैं जिसमें पूरे साल का लेखा जोखा और आगामी साल में होने वाले पार्टी के कामों का ब्यौरा होता है। और इस बार उनके येलो बुक में क्या होने वाला है इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पंद्रह जनवरी को बीएसपी अध्यक्ष मायावती अपना 70वां जन्मदिन मनाएंगी। इस बार मायावती का जन्मदिन इसलिए ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव है। बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन 2012 के बाद लगातार न सिर्फ गिरा है बल्कि उसके राष्ट्रीय पार्टी बने रहने पर भी खतरा आ रहा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी इस जन्मदिन के बहाने न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के बीच में सकारात्मक संदेश देने की कोशिश करेगी बल्कि पार्टी को किस तरह से जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए इस बात पर भी बल दिया जाएगा। क्योंकि 2022 के चुनाव में उन्हें 12.8% वोट मिले थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो 10% से नीचे उनके वोट आए थे। सीट एक भी नहीं आई, विधानसभा में सिर्फ एक सीट मिली थी। तो जन्मदिन पे भी उसका असर पड़ता है और मुझे लगता है कि 15 तारीख को मायावती अपने जन्मदिन पे शायद कुछ नई घोषणाएं भी करेंगी। 2027 की तैयारी या बीच में पंचायत चुनाव होने हैं तो उससे रिलेटेड कुछ बातें कह सकती हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो ऐसे में उनके सामने समस्याएं लगातार बढ़ जाएंगी क्योंकि पिछले कई सारे चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत भी लगातार घटा है। साथ ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में भी प्रतिनिधित्व लगातार शून्य की तरफ जा रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मायावती कुछ ऐसा संकेत देंगी कि 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है उसमें पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह के समूहों को वो साथ लेकर चलेंगी, किनसे दूर रहना चाहेंगी और अन्य राजनीतिक दलों के प्रति उनका जो एक एटीट्यूड है, जो रुख है, वो क्या रहेगा। बीएसपी के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव अहम माना जा रहा है। 15 जनवरी को जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती अपना जन्मदिन मनाएंगी तो खास तौर पर जब कार्यकर्ताओं को संदेश देगी तो इस बात पर अच्छा खासा बल होगा कि यूपी में पार्टी के प्रदर्शन न सिर्फ अच्छा किया जाए बल्कि पार्टी को सत्ता में वापस लाया जाए। कुछ
6 महीने में बहुजन समाज पार्टी ने दर्जनों मीटिंगें की हैं और बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि वो अकेले चुनाव में जाने वाली है। हालांकि वो रिजल्ट बताएगा कि अकेले जाने पर कितना सियासी नफा और नुकसान हुआ है, लेकिन इस बार का जन्मदिन अहम और खास माना जा रहा है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जल्द ही अध्यक्ष बनेंगे। 19 से 20 जनवरी को अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया के तहत उनके नाम का औपचारिक ऐलान होगा। 19 जनवरी को नामांकन किया जाएगा और 20 जनवरी को चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी और संगठन के 10 नेता प्रस्तावक बनेंगे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को खाली हुए काफी समय बीत गया। हालांकि नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और अब अध्यक्ष के चुनाव की तारीख सामने आ गई है। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव 19-20 जनवरी को होगा। 19 जनवरी को नामांकन किया जाएगा और 20 जनवरी को चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी और संगठन के 10 नेता प्रस्तावक बनेंगे। प्रक्रिया में नितिन नवीन के प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह होंगे। 20 तारीख को भव्य कार्यक्रम इसी बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। इस आयोजन में बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है। नवीन का नाम सबसे आगे है। अगर नितिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा होंगे। उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक रहेगा। 2029 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित होने के कारण उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इससे पहले 2020 में ऐसा ही हुआ था जब जेपी नड्डा को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद उन्हें ही अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अब सिर्फ यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है जैसे जिस ढंग से प्रदेश अध्यक्ष का होता है कि इस दिन का चुनाव होगा, नामांकन भरा जाएगा, ये वहां पे प्रभारी रहेंगे जो देखेंगे। नामांकन भर दिया, अगर एक ही व्यक्ति का नामांकन होता है तो दूसरा कोई नहीं है तो चुनाव कुछ होगा नहीं, मतदान होना नहीं है, तो अगले दिन उनको अध्यक्ष के रूप में मान्यता मिल जाती है कि अभी अध्यक्ष हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति का हुआ। बीजेपी संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया बीजेपी शासित आधे से ज्यादा राज्यों में पूरी हो चुकी है। 37 में से 29 राज्यों में आंतरिक चुनावों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इन राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन के समर्थन में नामांकन पत्रों का एक सेट जमा करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी नितिन नवीन के पक्ष में एक अलग सेट में नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के संविधान और नियमों के मुताबिक कोई भी सदस्य 3-3 साल के लगातार 2 कार्यकाल तक अध्यक्ष रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गाजियाबाद में एंटी करप्शन टीम ने एक महिला दारोगा को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मामला साहिबाबाद रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का है, जहां पर दहेज के एक मामले में नाम हटाने को लेकर दारोगा भुवनेश्वरी ने रिश्वत मांगी थी। ये वही दारोगा है जो पिछले साल 23 सितंबर को एक बदमाश के एनकाउंटर के दौरान चर्चा में आई थी। एनकाउंटर के दौरान बदमाश को कंधे में लाद कर ले जाने की उनकी फोटो वायरल हुई थी और एनकाउंटर के बाद में महिला दारोगा को सम्मानित भी किया गया था। और साहिबाबाद थाने की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी में पिंक बूथ की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई थी। बताया जा रहा है कि महिला दारोगा भुवनेश्वरी कानपुर में पोस्टिंग के दौरान भी रिश्वत के एक मामले में पकड़ी गई थी, जहां पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था और आरोपियों को छोड़ने के एवज में लाखों रुपए की डिमांड की थी। तो ये पहले भी करप्शन के मामले इन पर सामने आ चुके हैं और इस बार भी इन्होंने घूस लेने की कोशिश की, जो ये पकड़ी गई हैं। एनकाउंटर के बाद 23 सितंबर 2025 में चर्चा में आई थी और उसके बाद भी इनके ऊपर घूस लेने के आरोप लगे थे और एक बार फिर से इन्होंने घूस ली है, जिसके बाद ये पकड़ी गई। और उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने राज्य में बिजली मीटर की नई दरें लागू कर दी हैं, जिससे कि अब नया कनेक्शन लेना काफी सस्ता हो जाएगा। नियामक आयोग ने सिंगल फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत 2800 रुपए तय कर दी है। और इससे पहले बिजली कंपनियां इसके लिए 6,016 रुपए वसूला करती थी और इसी तरह 3 फेज स्मार्ट मीटर की लागत
अब 4100 रुपये कर दी गई है। खास बात यह है कि नियामक आयोग के आदेश के बावजूद भी पिछले कुछ महीनों में उपभोक्ताओं से जो अधिक वसूली की गई थी, अब कॉरपोरेशन को वह 116 करोड़ रुपए वापस करने होंगे। दरअसल 10 सितंबर 2025 से 11 जनवरी 2026 के बीच में करीब 3,59,261 नए कनेक्शनों के लिए पुराने महंगे रेट पर एस्टीमेट जमा कराए गए थे और ऐसे में यूपी पावर कॉरपोरेशन जिन उपभोक्ताओं से बिजली कनेक्शन के नाम पर वसूली ज़्यादा पैसे लिए गए थे उसे भी वापस लौटाएगा। नई कार्ड डाटा बुक में यह व्यवस्था कर दी कि सिंगल फेज के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कास्ट 28 होगी और जो 3 फेज होगा उसके लिए 41 होगी, यानी उपभोक्ता परिषद की बात मान ली गई। और पावर कॉर्पोरेशन जो कह रहा था कि सिंगल फेज मीटर की कास्ट 8,435 के ऊपर है, उसे खारिज कर दिया। इसके बाद नियामक आयोग ने यह भी कहा कि जो अतिरिक्त अधिक पैसा वसूला गया है उसकी भी वापसी के लिए एक आदेश जारी करेगा। यानी कि 10 सितंबर से लेकर लगभग 11 जनवरी तक इन्होंने जो लगभग 3,62,000 यानी कि 116 करोड़ अधिक जो उपभोक्ताओं से मीटर की कास्ट वसूली है उसे भी वापस करना पड़ेगा। ताजमहल में होने वाले शाहजहां के उर्स के विरोध में अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंदुवादी नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर उर्स मनाया जाएगा तो ताजमहल में 21 मीटर लंबा भगवा ध्वज हर हाल में लहराएंगे। उर्स के विरोध में हिंदूवादी कार्यकर्ता पुरातत्व विभाग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों में एक कार्यकर्ता भगवान शिव की वेशभूषा में भी आया हुआ था। हिंदूवादी नेताओं का दावा है कि ताजमहल तेजो महल है। 15 तारीख की तारीख दी, फिर इनका फिर उर्स शुरू हो गया। उर्स भी होगा, कव्वाली भी होगी, बिरयानी भी बटेगी। इनका हमेशा साल यही चलता रहता। मगर वहाँ पे जब भोले बाबा हैं तो हमारा वहाँ पे बेलपत्र चढ़ने चाहिए। बेलपत्र के साथ साथ में शिव तांडव भी होना चाहिए। शिव तांडव के साथ में ध्वज भी लहराना चाहिए। तो अब की बार हमारा अगर इनकी चादर चढ़ी तो हमारा 21 मीटर का ध्वज लहराएगा, क्योंकि वो हमारा शिव भोले बाबा का मंदिर है। वो अपना कार्य करेंगे, जो होगा वो आगे देखा जाएगा और हम 21 मीटर का भगवा लहराएंगे ताजमहल के अंदर। हमारा ज्ञापन, हमारा यहाँ पर ताजमहल नहीं है, ये तेजो महल है, भगवान शंकर का मंदिर है। हमने इसलिए आए हैं कि भगवान शंकर की स्थापना की जाए ताजमहल के अंदर।